हे एवरीवन, वेलकम टू द क्लास गाइस। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी बच्चे बहुत बढ़िया होंगे। तो आज की इस क्लास में हम वेव ऑप्टिक्स को जो है खत्म करने वाले हैं और ये हमारा चैप्टर नंबर 10 है। ठीक है बच्चों, तो आज मैं 15 से 20 मिनट के अंदर इसका जो है आपको एकदम क्विक रिवीजन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रिस्प पॉइंट के साथ जो है मैं आपको इस चैप्टर का रिवीजन करवा देता हूँ। आपको एकदम मजा आ जाएगा। सबसे पहले बात करें भाई वेव फ्रंट क्या होता है, तो हमेशा याद रखो कि वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग जो लाइट है वो वेव फ्रंट के फॉर्म में ट्रैवल करती है। वेव फ्रंट आप ये समझिए कि ऐसे पार्टिकल्स का कलेक्शन है जहां पे सभी पार्टिकल्स जो है एक साथ एक ही फेज में एक ही टाइम पे वाइब्रेट कर रहे होते हैं। ठीक है, याद रखो वेव फ्रंट जो होता है अगर मैं उस पर परपेंडिकुलर डायरेक्शन ड्रॉ करूंगा तो उस परपेंडिकुलर डायरेक्शन को हम बोलेंगे रे। तो इसका मतलब है कि अगर मैं वेव फ्रंट में परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूंगा तो मुझे लाइट रे की डायरेक्शन मिलेगी। ठीक है, नाउ इसके बाद हाइजन की सेकेंडरी जो वेवलेट थ्योरी है काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको समझना है। हाइजन की सेकेंडरी वेवलेट थ्योरी ये कहती है कि हर एक पॉइंट जो है फ्रेश सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस की तरह एक्ट करता है। जैसे वेव फ्रंट है ना, तो इस वेव फ्रंट पे ये पॉइंट अपनी खुद की वेवलेट बनाएगा, ये पॉइंट अपनी वेवलेट बनाएगा। वेवलेट का मतलब छोटे छोटे वेव से कहा जा रहा है। तो हर एक पॉइंट एक फ्रेश सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस की तरह एक्ट करता है और हर पॉइंट अपनी खुद की एक नई वेवलेट बनाता है। ठीक है, दूसरी बात, अगर आप ये देख रहे हो ये छोटी छोटी वेवलेट पर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ कर देता हूँ तो टेंजेंट ड्रॉ करने से मुझे एक नई वेव फ्रंट का शेप या डायरेक्शन, नए वेव फ्रंट का जो शेप है वो मुझे मिल जाता है। ठीक है, हमेशा वेव फ्रंट जो होता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में बनाया जाता है क्योंकि लाइट हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही आगे बढ़ती है। अच्छा, अगर मीडियम होमोजीनस है यानी कि एक जैसा मीडियम है तो लाइट की जो स्पीड होगी चारों ओर सभी डायरेक्शन में एक जैसी ही होने वाली है। ठीक है, ये हाइजन की सेकेंडरी वेवलेट थ्योरी है। इसके सारे पॉइंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना है, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब आप यहाँ पर देख रहे हो टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट, तो भाई ये भी सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए याद रखो, स्फेरिकल वेव फ्रंट कब मिलता है, तो स्फेरिकल वेव फ्रंट मिलता है जब लाइट का सोर्स पॉइंट सोर्स हो। प्लेन वेव फ्रंट कब मिलता है, जब लाइट का सोर्स कैसा हो, इन्फिनिटी पे रखा गया हो, किसी भी शेप का हो बट इन्फिनिटी या लार्ज डिस्टेंस पे हो, क्योंकि लार्ज डिस्टेंस से लाइट रे जो आती हैं वो एकदम पैरेलल होती हैं और पैरेलल रे पे हमें प्लेन वेव फ्रंट देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बाद सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट की बात करेंगे तो इस सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट के लिए लीनियर या स्लिट टाइप सोर्स होना चाहिए, जैसे कि डायग्राम में बताया जा रहा है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। अच्छा, एक बढ़िया कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है कि ये सन है, सन तो भाई एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, तो इसके लिए क्या है, इसके लिए स्फेरिकल सोर्स है तो इसके लिए जो वेव फ्रंट होंगे वो भी स्फेरिकल बनेंगे। बट अगर हम सन की सरफेस के पास में, सन के पास में बात करेंगे तो स्फेरिकल वेव फ्रंट देखने को मिलेगा। बट अगर सन की लाइट रे अर्थ पे आती हैं तो वो इन्फिनिटी से आती हैं तो वो पैरेलल हो जाती हैं और पैरेलल के लिए आपको प्लेन वेव फ्रंट मिलता है। तो कंक्लूजन ये है कि सन का वेव फ्रंट सन के पास में स्फेरिकल शेप में होगा जबकि अर्थ पर सन का वेव फ्रंट जो है वो प्लेन होने वाला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर मैंने आपको सिखा दिया, याद रखो। अच्छा, इसके बाद ये भी जो है इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लिया जाता है। सारी चीजें भाई मैं आपको इंपॉर्टेंट ही पढ़ाऊंगा, इसके अलावा कुछ नहीं। कभी आपसे कहा जाए कि प्लेन वेव फ्रंट अगर कॉन्वेक्स लेंस पे हिट करता है तो फिर बाद में रिफ्रैक्शन के बाद कैसा मिल जाता है, इसको हम इमर्जेंट वेव फ्रंट या रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट भी कहते हैं। तो याद रखिए ये स्फेरिकल वेव फ्रंट होता है, मतलब आएगा प्लेन और कॉन्वेक्स लेंस से पास होने के बाद ये स्फेरिकल बन जाएगा। ठीक है, जो कि फोकस पे जाकर के मीट कर रहा हो, कन्वर्जेंट फोकस। अच्छा, इसी प्रकार से अगर प्लेन वेव फ्रंट आया है तो कॉन्केव लेंस पे के से जब ये रिफ्रैक्ट होगा तो इसका शेप स्फेरिकल हो जाएगा बट डाइवर्जिंग नेचर का होगा। ठीक है, अच्छा इसके अलावा अगर प्लेन वेव फ्रंट आता है तो आप ये देख रहे हैं रिफ्लेक्टिंग वेव फ्रंट जो कॉनकेव मिरर में मिलता है वो भी आपको कैसा मिलता है, स्फेरिकल, कन्वर्जिंग एट फोकस, क्योंकि लाइट रे को कन्वर्ज कराता है ना। कॉन्वेक्स में भी अगर ये प्लेन वेव फ्रंट आता है तो स्फेरिकल वेव फ्रंट आपको मिल जाता है, रिफ्लेक्टिंग। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अच्छा, अगर प्रिज्म में अगर प्लेन वेव फ्रंट आया है, ठीक है, तो रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट भी प्लेन होगा बट ये टिल्ट हो जाएगा। ये सारे पॉइंट्स को आपको याद रखना है भाई, एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखिए ये डेरिवेशन काफी इंपॉर्टेंट है, बच्चों को समझ में नहीं आता कि भाई हाइजन की वेव थ्योरी से लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमें प्रूव कर दे रहा है, मतलब ये प्रूव करना है कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होता है। भाई बच्चे डायग्राम में कंफ्यूजन में हो जाते हैं तो आप टेंशन मत लो। देखो सबसे पहले हमें क्या करना है कि, और ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, देखो जैसे ये मान लो कि भाई ये इंसिडेंट लाइट रे आई है, ठीक है, समझो लाइट रे आई, अब ये लाइट रिफ्लेक्ट भी होंगी, तो ये देखो ये लाइट का आना हुआ, ठीक है, और फिर ये लाइट का जाना हुआ। ठीक है, ये इंसिडेंट रे हो गई। अब इंसिडेंट रे पे हमने यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा तो ए भी हमें मिल गया इंसिडेंट वेव फ्रंट और ये हमें मिल गया रिफ्लेक्टिंग वेव फ्रंट। अब ज्यादा दिमाग मत लगाओ, अंदर की साइड एंगल बनाना आई और यहाँ पे अंदर की साइड एंगल बनाना आर, बस खत्म काम। अब आई वाले ट्राइंगल को पकड़ेंगे तो यहाँ पर ये देखो साइन आई ले लेंगे, आई वाले के लिए साइन आई। अब इसमें परपेंडिकुलर ढूंढ लो, ये देखो ये परपेंडिकुलर होगा तो इस वाले ट्राइंगल में हम क्या करेंगे, साइन थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे। फिर आर वाला देखो, ये देखो आर यहाँ इन दोनों से कनेक्ट है तो आर वाला ट्राइंगल ये हो गया, तो इसमें हम साइन आर लगाएंगे। ठीक है, ये दोनों केस में चाहे पहला वाला ट्राइंगल चाहे दूसरा, ये हाइपोटेन्यूस होगा और ये बड़ी वाली साइड जो है ये परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूस लगाओ और फिर बुक गुण गाओ। तो देखो ये वाले ट्राइंगल में हमने सबसे पहले बात की आई वाले में
तो लगाओ जरा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर है देखो जरा बी बी डैश और हाइपोटेन्यूज है ए बी डैश। ठीक है, तो परपेंडिकुलर बी बी डैश साइन आई और हाइपोटेन्यूज है ए बी डैश। अब बात करेंगे इन ट्राइंगल ए डैश बी डैश ए, है ना, दूसरे वाले ट्राइंगल में। तो ये वाले ट्राइंगल साइन आर ढूंढेंगे इसमें, साइन आर। तो साइन आर के लिए जो परपेंडिकुलर दिख रहा है ये लगाओ ए डैश और ए बी डैश, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बस खत्म हो गया, डिवाइड कर दिया, साइन आई बाय साइन आर कर दिया। तो ये काटा पीटी हो गई। अब देखिए बी बी डैश ए डैश, ये बी से लेके बी डैश तक की डिस्टेंस को हम सी टी लिखते हैं और ए से लेके ए डैश तक की डिस्टेंस को भी हम सी टी लिखते हैं। ठीक है, तो सी टी कट गया, सी मतलब स्पीड ऑफ लाइट, क्योंकि देखो बी बी डैश क्या डिस्टेंस है और डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम, बस बन गया। तो यहाँ से कट गया, साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू 1 आ गया। अब अगर एंगल बहुत छोटे होते हैं तो साइन थीटा को थीटा लिख लेते हैं, तो साइन आई को आई लिखा, साइन आर को आर लिखा, बस हो गया खत्म। इन शॉर्ट तो आपको बस दो ट्राइंगल पकड़ लेने हैं बस, ये आई वाला ट्राइंगल, इसमें परपेंडिकुलर ये हो गया, हाइपोटेन्यूज ये हो गया। ठीक है नाउ, और आर वाला ट्राइंगल इसमें ये रहा। ठीक है, तो इसमें हाइपोटेन्यूज ये कॉमन रहेगा, परपेंडिकुलर चेंज है, बस इतनी बात याद रखो, क्यों दिमाग पर टेंशन ले रहे हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। अब रिफ्रैक्शन वाले को यूज करें। भाई रिफ्रैक्शन कैसे प्रूव करेंगे, तो रिफ्रैक्शन हाइजन की सेकेंडरी वेवलेट थ्योरी में हमें स्नेल्स लॉ प्रूव करना होता है, यानी कि लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। भाई बहुत सिंपल है, ये प्रूव करना है, बहुत सिंपल। फिर से दो ट्राइंगल वर्क करना है। सबसे पहले लाइट रे आई, लेट्स से रेयर टू डेंसर वाला केस है, लाइट रे आई, ये दोनों लाइट रे आई। अब हम क्या करेंगे, अरे टेढ़ी लाइन हो गई, ये लाइट रे आई और ये लाइट रे आई। अब हम क्या करेंगे, नॉर्मल, तो ये हमने नॉर्मल ड्रॉ किया, ये नॉर्मल ड्रॉ कर लिया। अब हम इतनी बात तो समझते हैं ना कि भाई ये रेयर मीडियम है, अब डेंसर में जाएगी तो लाइट रे बेंड होगी ना टुवर्ड्स नॉर्मल, तो ये देखो ऐसे टेढ़ी हो गई। आप भी ऐसे कर दें, ऐसे बनाना और ऐसे फैला देना। ठीक है, ये शाबाश, ये देखो ये क्या बन गया, ये इंसिडेंट वेव फ्रंट और ये बन गया आपका रिफ्रैक्टिंग वेव फ्रंट। ठीक है, अब हमेशा याद रखो ये जो जो दोनों के लिए कॉमन है ना उसको हाइपोटेन्यूज बताना और लंबी वाली साइड को परपेंडिकुलर बताना। ठीक है, ये देखो, तो ये खड़े वाली साइड देखना, वैसे भी समझो ना ये 90 डिग्री है, वेव फ्रंट हमेशा कैसा होता है 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री। ठीक है, तो ये हो गया मेरे पास परपेंडिकुलर, ये हो गया मेरे पास हाइपोटेन्यूज। तो पहले ना मैं आई वाले ट्राइंगल वर्क करूंगा, तो आई वाला ट्राइंगल कौन सा है, ए बी बी डैश। तो ए बी बी डैश में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो देखो लगा दिया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब नीचे वाले ट्राइंगल में साइन आर लेंगे। ठीक है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज नीचे वाले में लगा दिया, बस डिवाइड किया। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे लाइट की स्पीड जो है सी नहीं है, यहाँ पे लाइट की स्पीड है v1। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि बी बी डैश की जगह आ जाएगा v1 इंटू टी और ए डैश की जगह आ जाएगा v2 इंटू टी, बस डिस्टेंस की जगह। तो बस ये काटा पीटी की, अब वेलोसिटीज का रेशियो निकल के आया, हो गया भाई स्नेल्स लॉ प्रूफ। ठीक है, अगर यही जो है आपको डेंसर टू, अब देखना ये किसके लिए था, ये था आपका रेयर टू डेंसर, जब लाइट रेयर से डेंसर जा रही थी। अगर डेंसर टू रेयर के लिए देगा तो डेंसर टू रेयर के लिए, तो देखना डेंसर से रेयर में, अब रेयर में जाती है तो लाइट नॉर्मल दूर जाएगी ना, देखो लाइट रे नॉर्मल से दूर पर चली गई, बस खत्म। अब देखो ये आपका इंसिडेंट वेव फ्रंट, ये रिफ्रैक्टिंग वेव फ्रंट, अंदर वाला एंगल आई, अंदर वाला एंगल आर, बस इतनी याद रखो। तो ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज लगाओ, साइन आई की वैल्यू। ठीक, फिर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज लगाओ, साइन आर की वैल्यू। ठीक है, ये लगाया, ये सॉल्व करा, यहां तक आ गए, यहां तक आ गए, बस। अब देखो लेट्स से डेंसर में अगर वेलोसिटी v2 थी और एरर में v1, तो भाई हम ये इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, v2 इंटू टी, और इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, v1 इंटू टी, बस डिवाइड किया। वेलोसिटीज का रेशियो जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है म्यू, प्रूव हो गया स्नेल्स लॉ प्रूव। अगर वो ऐसे बोल देता कि भाई इसके अंदर वेलोसिटी v1 है, इसके अंदर v2 है, तो बना देते भाई ये v1 इंटू टी, v2 इंटू टी, फिर भी सेम आता, म्यू प्रूव करते वेलोसिटीज का रेशियो। इस तरीके से हो जाता है। हाँ, तो इनको कर लेना है, काफी इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बहुत क्विक रिकैप दे दिया इसका। ठीक है, ये अब मैं आपको बताने वाला हूँ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तो बहुत सिंपल सी बात, दो टाइप के इंटरफेरेंस है, एक है आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है, और एक आपका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। दोनों की नेसेसरी कंडीशन आपको जो याद रखनी है, बस इतनी बात याद रखो। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जब लाइट का एक वेव का क्रेस्ट दूसरे वेव के क्रेस्ट से मिलता है तो भाई कंस्ट्रक्टिव है। ठीक है, नाउ अब दो कंडीशन है, एक होती है फेज डिफरेंस वाली, मतलब फेज का मतलब होता है एंगल का डिफरेंस, और एक होती है पाथ डिफरेंस वाली। ठीक है, तो अगर दो वेव के बीच का फेज डिफरेंस 2n पाई है तो मैं इसको बोलता हूं भाई कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। अगर पाथ डिफरेंस n लैम्डा है तो भी इसको बोलता हूं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो और n की वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है। ठीक है, फेज डिफरेंस 2n पाई और पाथ डिफरेंस n लैम्डा। ठीक है, ध्यान रखना। अच्छा, इसके बाद याद रखेंगे कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में, तो डिस्ट्रक्टिव में एक वेव का क्रैश दूसरे वेव के तरफ से मिलता है तो नई वेव जो बनती है वो कैंसिल हो जाती है, मिनिमम इंटेंसिटी वाली होती है। ठीक है, फेज डिफरेंस की बात करेंगे तो 2n - 1 पाई याद रखो,
दो वेव के बीच में अगर फेज डिफरेंस इतना हुआ ना 2n-1 पाई, तो फिर डिस्ट्रक्शन होगा। अगर पाथ डिफरेंस इतना हुआ 2n-1 लैम्डा बाई 2, तो भी तो भी जो है डिस्ट्रक्शन होगा। भाई देखो पाई की जगह, देखो 2 पाई की जगह होता है लैम्डा, तो जहां भी पाई दिख जाए उसकी जगह लिखते हैं लैम्डा बाई 2। तो यहाँ पे पाई दिख रहा है तो बस की जगह लैम्डा बाई 2 में कन्वर्ट कर दिया तो हो गया पाथ डिफरेंस। अब देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, इसमें देखो क्या पूछा जाता है कि प्रूव करो कि जो लाइट की रिजल्टेंट इंटेंसिटी है ना दो लाइट वेव के मीट करने से, ये 0 से 4i के बीच में वेरी करती है, काफी बार पूछा गया है। तो भाई रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला ये होता है, रिजल्टेंट इंटेंसिटी फॉर्मूला i1 प्लस i2 प्लस 2√i1 i2 cos पाई। अब आप ये समझो कि मान लो कि अगर दोनों इंटेंसिटी सेम है तो हमने इसको लिख लिया i, तो ये हमारे पास i लिखने पे ये कुछ ऐसा बन जाएगा। अब ये 2i लिख गया। अब यहाँ से 1 प्लस कॉस फाई कॉमन आ गया, 1 प्लस कॉस फाई की जगह 2 कॉस स्क्वायर 5/2 लिख सकते हैं, तो ये फॉर्मूला आ गया। अब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए फाई की वैल्यू, अब सुनो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में फाई की वैल्यू कितनी होती है, पाई, 3 पाई, 5 पाई। तो भाई अगर मैं यहाँ पे पाई पुट कर दूंगा ना फाई की जगह, तो डिस्ट्रक्शन में ये इंटेंसिटी कितनी आ गई, 0। क्यों? क्योंकि फॉर्मूले में cos 5/2, 5/2 का मतलब हमने यहाँ पे पाई वैल्यू लिया फाई की, तो ये बन गया cos 90 वाली 0। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में फेज डिफरेंस 0 होता है, तो अगर मैं यहाँ पे फाई की वैल्यू 0 पुट करूंगा इस वाली इक्वेशन में, तो ये मेरे पास 4i आ जाएगा, cos 0 जो है 1 होता है, तो यहाँ पे 4i बन गया। ठीक है, तो आप ये समझो, तो इसका मतलब रिजल्टेंट इंटेंसिटी 0 से लेकर के 4i के बीच में वेरी कर रही है, यही हमें प्रूव करना था। काफी इंपॉर्टेंट है, पहले इंटेंसिटी का फॉर्मूला, फिर हमने दोनों को इंटेंसिटी को सेम मान लिया, तो यहाँ पे जो है इंटू वगैरह करने के बाद ये आ गया 1 प्लस कॉस फाई को हम ये लिख सकते हैं, 2i कॉमन लेने के बाद इसको हम 2 कॉस स्क्वायर 5/2 लिखते हैं, ये फॉर्मूला रेफरेंस है। ठीक है, फाई की वैल्यू डिस्ट्रक्टिव के लिए पाई लेंगे तो 0 आ जाएगा, और अगर 0 लेंगे तो 4i आ जाएगा। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करोगे ना आपको अपने आप समझ में आ जाएगा, कॉस पाई/2 आ जाएगा, क्योंकि फाई की जगह तो आपने पाई पुट करा है ना, और इसकी जगह ये आपके पास पाई/2 90 डिग्री होता है, ठीक, cos 90 0 होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको प्रूव करेंगे। ठीक है, चलो, तो ये इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक, चलो अब आगे बढ़ेंगे। अब कभी पूछा जाए कोहेरेंट सोर्स क्या होता है, तो बोलना अब कभी ये पूछा जाए कोहेरेंट सोर्स क्या होता है, तो बोलना कि लाइट के ऐसे सोर्सेज जो कि सेम फ्रीक्वेंसी वाली लाइट एमिट करें, जिनके बीच में फेज डिफरेंस या तो 0 हो या कांस्टेंट फेज डिफरेंस हो, जो कभी बदले ना। ठीक है, उसको हम बोलते हैं कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट। ठीक है, चलो अब बात करेंगे YDSE यानी यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की। तो YDSE में आप देखते हैं कि दो लाइट रेज जो है ये दो कोहेरेंट सोर्सेज से आती हैं। ठीक है, और ये किसी पॉइंट पे मीट करती हैं, तो जिस पॉइंट पे क्रेस्ट से क्रेस्ट मीट करता है या ट्रफ से ट्रफ मीट करता है, वहां पे तो आपको ब्राइट फ्रिंज देखने को मिलती है, बट जहां पे क्रेस्ट एंड ट्रफ मीट कर गए वहां पे आपको डार्क फ्रिंज देखने को मिल जाती है। तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में अल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क फ्रिंज का पैटर्न देखने को मिलता है, अल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क फ्रिंज का पैटर्न देखने को मिलता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। चलो आगे बढ़ेंगे। अब इसके बाद ये समझो कि YDSE यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की मैं बात कर रहा हूं। तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ना दो प्रिंसिपल कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है, और यहाँ पे लाइट का रीडिस्ट्रीब्यूशन भी होता है, यानी कि लाइट जो है यहाँ से शिफ्ट होगी तभी तो यहाँ पे एक्स्ट्रा ब्राइटनेस होगी, यहाँ शिफ्ट होगी तभी तो यहाँ पे एक्स्ट्रा ब्राइटनेस होगी। ठीक है, तो चीजों को समझो नाउ। अब इसमें जो डार्क एंड ब्राइट फ्रिंज बन रही है ना, ये आप देखेंगे इसकी जो विड्थ होती है दैट इज बीटा इज इक्वल लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। कैपिटल डी दोनों स्लिट एंड स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस है, स्मॉल डी दो स्लिट्स के बीच की डिस्टेंस है। ठीक है, और अगर मान लो कि इसको अगर हम डुबा दें किसी मीडियम में, तो फ्रिंज विड्थ को क्या होगा पूछते हैं, तो जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना होगा उतने ही टाइम्स जो फ्रिंज विड्थ है वो घट जाएगी। ठीक है, ध्यान रखोगे। अच्छा, इसके बाद आपको यहां पे समझना है, अब देखिए ये कुछ फॉर्मूले हैं भाई, अगर आप ध्यान रख सकते हैं तो इससे न्यूमेरिकल होते हैं कि ब्राइट फ्रिंज की डिस्टेंस सेंटर से कितनी होगी, तो n लैम्डा बाई डी, या आप इसको n बीटा से याद रख लो, और बीटा की वैल्यू तो अपने लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी लगाई है। ठीक है, और डार्क फ्रिंज के लिए फॉर्मूला ये है, अगर आपको इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल करने हैं तो डायमंड प्रो सीरीज को जरूर देखना। बट अब न्यूमेरिकल में आप ये देखो कि भाई ये जो है ना, ये जो फॉर्मूला है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर से करके जाना। ठीक है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू, आर मतलब रेशो है, चाहे वो एम्पलीट्यूड का रेशो, इंटेंसिटी का रेशो, W1 W2 यानी स्लिट विड्थ का रेशो। ठीक है, तो आर स्क्वायर जो है ये A1 स्क्वायर बाई A2 स्क्वायर, I1 बाई I2 या W1 बाई W2 के बराबर होता है। बस आप इतना फॉर्मूला याद रखना। कभी आपसे ये कहे कि आपको एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी दी गई है, तो आप इन दोनों को आमने सामने पुट करो। कभी आपको इंटेंसिटी और फ्रिंज विड्थ दी गई है, सॉरी स्लिट विड्थ दी गई है, तो आप इन दोनों को आमने सामने पुट करो। कभी आपको बस आर की वैल्यू और I1 I12 दिया गया है, तो आप इन दोनों को आमने सामने पुट करो। ठीक है, कभी आपको मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो निकालना है, तो ये फॉर्मूला बनेगा। आप इसको भी याद मत रखो, आप तो इसको याद रख लो।
ठीक है, ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक, तो आपको एक, अब देखिए इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल की ओर अगर मैं हम बढ़ेंगे तो भाई ये जो आप पढ़ रहे हो ना यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सिर्फ जिस पे गोला लगा रहा हूँ ना बस आप उसको याद रखना, आर स्क्वायर इज इक्वल टू A1 A2 का स्क्वायर होता है, ठीक है, I1/I2 होता है इसके बराबर में, और W1/W2। कभी मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो निकालना हो तो ये फॉर्मूला होता है R+1/R-1, ठीक है, याद रखिए। और R किसके बराबर है, अगर मैं लूंगा भाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू A1/A2 का होल स्क्वायर, ठीक है, तो यहां से स्क्वायर कट गया, तो आर किसके बराबर आ गया, A1/A2 के। अगर मैं आर स्क्वायर को I1/I2 के फॉर्म में लिखूंगा तो कुछ ऐसे लिखना पड़ेगा आमने सामने, तो आर की वैल्यू √I1/I2 के बराबर होगी, ठीक है। जिस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा उस हिसाब से हम सॉल्व करेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको ये दे दिया गया कि भाई इंटेंसिटी का रेशियो 25:16 है, तो आपको मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो बताना है, तो उसने इंटेंसिटी का रेशियो दिया मतलब I1/I2 का रेशियो दिया है, और मुझसे मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो पूछ रहा है, R+1 R-1 का होल स्क्वायर लगाऊंगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मुझे तो ये पता है ना कि भाई आर की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं इंटेंसिटी से, तो √I1/I2 होता है √I1/√I2, तो आर की वैल्यू निकाल ली 5/4, वैल्यू पुट करी मैक्सिमम मिनिमम इंटेंसिटी फॉर्मूले में, आ गया 81/1। तो इस तरीके से सॉल्व करते हैं। जैसे मान के चलो इस क्वेश्चन में दे दिया कि फ्रिंज आप देख रहे हो स्लिट विड्थ समझते हो, ये जो है स्लिट विड्थ, ये W1 ये W2 है YDSE में ना। अब समझे स्लिट विड्थ का जो रेशियो दिया उसने W1/W2 ये दिया है 4, तो अगर मैं यहाँ से R की वैल्यू निकालूंगा तो ये बनेगी R स्क्वायर R इज इक्वल टू √W1/W2 बनेगी, ठीक है। अब आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि भाई मैक्सिमम मिनिमम इंटेंसिटी रेशियो पूछा था, तो R की वैल्यू निकाल ली तो उस फॉर्मूले वैल्यू पुट करो आंसर आ जाएगा, ऐसे सॉल्व हो जाता है ये, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब इस क्वेश्चन में जैसे मान लो स्लिट विड्थ का रेशियो पूछा है W1/W2 का, और रेशियो दिया है एम्पलीट्यूड का, तो भाई एम्पलीट्यूड का रेशियो दे रखा है उसने, तो इसको हम इन दोनों को आमने सामने रख सकते हैं ना। ये फॉर्मूला नहीं पड़ा, R² इज इक्वल टू A1/A2 का होल स्क्वायर चल रहा है इज इक्वल टू W1/W2 इज इक्वल टू I1/I2, तो भाई किसी भी दो पेयर को हम एक दूसरे के आमने सामने रख सकते हैं, हमने इसको रख दिया, ये देखो यहाँ पे, ठीक है, यहां से हमने W1/W2 की वैल्यू निकाल दी क्योंकि एम्पलीट्यूड का रेशियो तो दिया हुआ था। तो ऐसे क्वेश्चन जो है आप कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का मतलब होता है लाइट का बेंड हो जाना। जैसे मान लीजिए कि लाइट किसी रीजन में, कैसे किसी ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन में घुस गई, यानी लाइट किसी रीजन में घुसी और यहाँ पे जाकर के बेंड हो जाए, तो इसको हम बोलते हैं कि भाई लाइट रे जो है बेंड हो रही है, इसको हम बोलते हैं लाइट डिफ्रैक्ट हो रही है, ठीक है। ध्यान रखो जब भी डिफ्रैक्शन होता है तो जैसे ब्राइट एंड डार्क फ्रिंज का पैटर्न YDSE में बना था वैसे यहाँ पे ही बनता है, बट YDSE में सभी फ्रिंजेस की विड्थ सेम थी, बट यहाँ पे अलग अलग हो जाती है, ठीक है। इसमें सेंटर वाली फ्रिंज मैक्सिमम, आसपास वाले की इंटेंसिटी जो है घटने लग जाती है, इसको हम बोलते हैं सेंट्रल मैक्सिमा, और आसपास वाले को हम बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा, दूसरे नंबर का तो सेकंड ऑर्डर मैक्सिमा, थर्ड ऑर्डर मैक्सिमा, ठीक है। यहाँ पे याद रखना कि इसमें अल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क फ्रिंज का पैटर्न बनता है, बट डिक्रीजिंग इंटेंसिटी वाला बनता है, ठीक है। तो इसमें जो है ये फॉर्मूले वगैरह पर बेस जो है न्यूमेरिकल करने होते हैं, तो उसको मैंने डायमंड प्रो सीरीज में न्यूमेरिकल करवाया। भाई न्यूमेरिकली इसके जो है काफी कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, इसलिए आपको इसमें नहीं देखने को। अब देखो ये जो स्क्रीन पे आपको जो ग्राफ दिख रहे हैं ना भाई, दोनों ये ग्राफ इतने इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको समझना। YDSE तो हमने पढ़ रखा है, डिफ्रैक्शन जस्ट मैं अभी आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं, ठीक है, बट आप डिफ्रैक्शन का पैटर्न भी जो है समझ लो भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। ध्यान रखो सबसे पहले इंटेंसिटी, YDSE में सभी फ्रिंजेस की इंटेंसिटी सेम होती है ना, इसलिए सेम इंटेंसिटी वाला ग्राफ बन रहा है, जबकि डिफ्रैक्शन में फ्रिंजेस का पैटर्न कैसा बनता है भाई, सेंटर वाला की इंटेंसिटी मैक्सिमम, बाद की ये आसपास वालों की इंटेंसिटी घट रही है, घट रही है, घट रही है, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पर देखने को मिल रही है, वही चीज यहाँ पे देखने को मिल रही है कि इंटेंसिटी जो है ये देखो यहाँ पे सेंटर की इंटेंसिटी जो है मैक्सिमम है, और आसपास वालों की इंटेंसिटी, आसपास वाली फ्रिंजेस की इंटेंसिटी जो है घट रही है, ठीक है ना। तो ये दोनों ग्राफ आप रट लेना भाई साहब, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ना नहीं है, ठीक है। और ये डिफरेंस पढ़ लो अच्छे से। अच्छा, और मुझे ये पता पड़ा है कि भाई ये वीडियो जो है अल्ट्रा लेजेंड बच्चों के पास पहुंच रही है, हाँ प्रो मैक्स। क्यों सर, पेपर से 1 घंटे पहले, 1 दिन पहले इस वीडियो को देख रहे हैं, और क्या कह रहा है कि मेरे तो 100% लाने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आप भी ऐसे बच्चे हो तो भाई बच के रहना, मुझे कमेंट सेक्शन में जो है दिखने चाहिए ऐसे बच्चे कि कितने अद्भुत बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। जल्दी जल्दी से कमेंट सेक्शन बताओ, ठीक है, कौन कौन भाई प्रो मैक्स बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है।